वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के बारे में। इसमें हम जीके जीएस को लेके आए हैं। हमारे द्वारा टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देख के जाएं। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आपको टॉप 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को मैं करवाता रहूं और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य हड़प नीति को किसने लागू किया था? तो यह लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ा जाएगा और ऑप्शन के साथ आंसर बताया जाएगा, और इसका जो डिटेल में स्पष्टीकरण है, जो संक्षेप में हमारे द्वारा दिया गया है, ये आप खुद से देख लेंगे। यह व्याख्या आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस व्याख्या को आप अच्छे से पढ़ेंगे या हमारे द्वारा जो बताया जाएगा उसको आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि व्याख्या में क्या लिखा गया है, हड़प नीति डलहौजी द्वारा लागू की गई थी, जो 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। इस नीति के अनुसार यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती है तो उसकी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था, जैसे सतारा, जयपुर, संबलपुर, नागपुर और झांसी इस नीति के तहत हड़पे गए प्रमुख राज्य थे। दोस्तों, ये आपको इनका जो सेशन है 1848 से 56, ये आपको याद रखना है। ये इन्हीं के कार्यकाल के समय में गवर्नर जनरल रहे थे। और कौन कौन थे राज्य हड़प नीति के तहत हड़पे गए राज्य? तो सतारा, जयपुर, संबलपुर, नागपुर और झांसी, इन्हें आपको याद रखना है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परिषद से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 148 यानी 148। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान करता है। सीएजी मतलब कैग भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का आकर्षण करता है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से है। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल से है और अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। दोस्तों, ये आपको अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 153 भारत के राज्यपाल और अनुच्छेद 324 ये आपको याद रखना है, क्योंकि इससे काफ़ी बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और यह भी प्रश्न पूछा जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो वह गुप्त शासक थे समुद्रगुप्त। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यहाँ व्याख्या में देखेंगे, प्रसिद्ध इतिहासकार B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उनकी व्यापक सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। क्या जो B.A. स्मिथ जो थे, वे इनका सैन्य अभ्यास विजय जो देखने के बाद इन्हें भारत का नेपोलियन की उपाधि दिया था। उनकी विजयों का वर्णन उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रस्तुति में इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में मिला। ये आपको याद रखना है, हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख लिखा गया था और इसी स्तंभ में शिलालेख में बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने काफ़ी सैन्य विजय किया था, जिसलिए उनको B.S. स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया था। दोस्तों, ये फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों, यहाँ व्याख्या में देखेंगे, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसे N2O कहते हैं। ये आपको सिंबल याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यह एक रंगहीन गैर ज्वलनशील गैस है जिसका उपयोग शैल चिकित्सा और दंत चिकित्सा में संवेदनहारी और दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसका उपयोग
किस लिए किया जाता है? शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा में संवेदनहारी और दर्द निवारक के लिए भी किया जाता है। और यह कैसा गैस है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह एक रंगीन और गैर ज्वलनशील गैस होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पित्त रस का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका उत्पादन जो होता है वह यकृत में होता है। यहाँ व्याख्या में देखेंगे, पित्त रस का निर्माण यकृत लीवर द्वारा किया जाता है। यह पित्ताशय यानी गॉल ब्लाडर में संग्रहित होता है। ये आपको याद रखना है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पित्त रस का निर्माण क्या होता है? यकृत में, और यह पित्ताशय गॉल ब्लाडर में संग्रहित होता है, ये आपको याद रखना है। और वहाँ से छोटी आंत में छोड़ा जाता है, जहाँ यह वसा यानी फैट्स के पाचन में मदद करता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यह पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। यहाँ पे देखेंगे आप व्याख्या में, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है। ये आपको याद रखना है, क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन 7 अप्रैल को ही 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था। इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में मरीचिका बनने का क्या कारण है? तो इसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आपको याद रखना है, मरीचिका जो बनता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होता है। यहाँ व्याख्या में देखेंगे, मरीचिका एक ऑप्टिकल भ्रंश है जो गर्म रेगिस्तान या सड़कों पर दिखाई देता है। यह हवा की विभिन्न परतों के असमान ताप के कारण होता है। जब प्रकाश गर्म कम संघन हवा से ठंडी अधिक संघन हवा में जाती है तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मुड़ जाती है, जिससे दूर की वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये क्यों होता है? गर्म हवा से ठंडी ओर जब आता है तो हवा जो परिवर्तन होता है उसके कारण यह होता है। तो मरीचिका दिखाई देना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार का भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं में किसी लिखने वाले भारतीय लेखक को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, साहित्य का में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। हमारा अगला प्रश्न है, कालबेलिया लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, यह संबंधित है राजस्थान से। यहाँ व्याख्या में देखेंगे, कालबेलिया राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे मुख्य रूप से इसी नाम के लिए एक जनजाति द्वारा किया गया था। इसे 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो याद रखना आपको, कालबेलिया को 2010 में शामिल किया गया था, ये आपको याद रखना है। यह विश्व विरासत सांस्कृतिक स्थल में शामिल हुआ है यूनेस्को का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी किस तारीख से लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे, वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड एंड सर्विस टैक्स भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है। ये आपको एग्जाम में सीधे तौर पर पूछा जाता है, जीएसटी कैसा कर है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया था और यह 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में प्रभावी हुआ था। ये आपको 101वां संविधान संशोधन भी याद रखना है, क्योंकि यह बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को। हमारा अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में। यहाँ व्याख्या में देखेंगे, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। इस कानून ने सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक कैद करने का अधिकार दे दिया।
था। इसे काला कानून कहा गया और इसके विरोध में देशव्यापी हड़तालें और प्रदर्शन हुए, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का एक प्रमुख कारण बना। ये आपको याद रखना है। ये रोलेट एक्ट में क्या होता था कि बिना किसी मुकदमे के उसे 2 साल तक कैद कर लिया जाता था। इसके विरोध में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है यहाँ पे किससे नहीं होकर गुजरेगी? तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरेगी। ये आपको याद रखना है, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री के उत्तरी अक्षांश में होती है। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। ये आपको नाम याद रखना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो माजुली जो है यह असम में स्थित है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और यह असम राज्य में है और इसे भारत का पहला द्वीपीय जिला भी घोषित किया गया है। ये आप नोट कर लेंगे, भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन घोषित किया गया है? तो माजुली। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह जो है कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यानी प्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को जो मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह कई अन्य हार्मोन स्रावित ग्रंथि जैसे थायराइड अधिवृक्क के कार्यों को नियंत्रित करता है। ये आपको याद रखना है। थायराइड अधिवृक्क के कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? तो पीयूष ग्रंथि नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1985 में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे? तो ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके सदस्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान है। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। ये आपको सभी नाम याद रखना है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन इनके सदस्य नहीं है। इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो यह वह युद्ध था कलिंग युद्ध। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध में हुए भीषण रक्तपात और विनाश को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। इस युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध की नीति को त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया, जिसे उन्होंने धम्म के माध्यम से प्रचारित किया। ये आपको याद रखना है, धम्म के माध्यम से उन्होंने प्रचारित किया था इस युद्ध नीति को त्यागने के बाद। और काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ कौन से युद्ध के बाद? तो यह कलिंग युद्ध था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मुंबई में। यहाँ व्याख्या में देखेंगे, सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी बाजार का नियामक है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसे 1992 में वैधानिक दर्जा दिया गया। इसका मुख्यालय मुंबई है। ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में। और वैधानिक दर्जा कब मिला? तो 1992 में। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड
कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ऑप्शन बी नंबर ए नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे ASCII एक कैरेक्टर एनकोडिंग मानक है जो इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए टेक्स्ट का प्रतिनिधित्व करता है। यह कंप्यूटर और अन्य उपकरणों में टेक्स्ट को मानकीकृत करने का एक तरीका है। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। और इसमें व्याख्या में आप देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने वेदों को अचूक और सभी ज्ञान का स्रोत माना और वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा दिया, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करना और पाखंडों को दूर करना था। ये आपको याद रखना है, बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो नारा किन्होंने दिया था? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था और 1875 में दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो यह जो नृत्य है यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कथकली एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य नाटिका है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी। यह अपने विस्तृत मेकअप, वेशभूषा और चेहरे के भावों के लिए जाना जाता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने चेहरे के भावों के लिए कौन सा नृत्य जाना जाता है? तो वह है कथकली, जिसके माध्यम से कहानियों का वर्णन किया गया है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले भरतपुर की पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी है, जो विशेष रूप से सर्दियों में आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। ये आपको याद रखना है कि इसमें जो है बाहर से जो पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी, उनके लिए यह जाना जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में लागू हुआ था। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। इसी संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था सोरेनसन के द्वारा। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे पीएच स्केल का आविष्कार 1909 में डेनिस बायोकेमिस्ट्री सोरेन पेडर रोरिस्ट सोरेनसन ने किया था। ये इनका पूरा नाम है, डेनिस बायोकेमिस्ट्री सोरेन पेडर लोरिस्ट सोरेनसन ने। यह किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को मापने के लिए एक पैमाना है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, पीएच स्केल क्या है? तो अम्लता या क्षारीयता को मापने का एक पैमाना है। हमारा अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था? तो यह लिखा गया था अबुल फजल जी के द्वारा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे अकबरनामा जो है मुगल सम्राट अकबर का आधिकारिक जीवन वृत्तांत है। ये आपको याद रखना है। इसमें जो अकबरनामा में क्या लिखा गया है? तो उनका अकबर का जीवन वृत्तांत लिखा गया है। इसे अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा था। ये आपको याद रखना है, अकबरनामा जो है फारसी भाषा में लिखा गया था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका तीसरा खंड आईने अकबरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है। तीसरा खंड किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो आईने अकबरी के नाम से। ये आपको याद रखना है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे भारत में
प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने का प्रतीक है। ये आपको याद रखना है। पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, परंतु यह दिन 73वें संविधान संशोधन 1992 लागू होने का एक प्रतीक है, जिसने पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक दर्जा दिया था इस दिन को ही, इसीलिए यह मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो इसका उत्पादन है जूट से। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे गोल्डन फाइबर क्रांति जूट के उत्पादन से संबंधित है। जूट को उसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश जूट के एक प्रमुख उत्पादक देश हैं, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह प्रतिपादित किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यहाँ पे आप संक्षेप में देखेंगे व्याख्या में, सापेक्षता का सिद्धांत जिसमें विशेष सापेक्षता 1905 और सामान्य सापेक्षता 1915 शामिल है, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा विकसित किया गया था। इसी सिद्धांत से प्रसिद्ध समीकरण E बराबर mc² निकाला जाता है। ये आपको याद रखना है। सापेक्षता का सिद्धांत कब हुआ था? 1905 में हुआ था और समान सापेक्षता 1915 में, और इसका फार्मूला जो है E बराबर mc², ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, चिल्का झील उड़ीसा के तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन मैदान भी है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वायसराय 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाने के लिए जाना जाता है? तो उस वायसराय का नाम है लॉर्ड रिपन। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, लॉर्ड रिपन 1881 में पहला कारखाना अधिनियम पेश किया। इसका उद्देश्य कारखानों में काम करने वाले श्रमिक, विशेषकर बच्चों की काम करने की स्थिति में सुधार करना था। इसीलिए आपको याद रखना है, पहला कारखाना नियम कौन लाया था? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद जो जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश देती है की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। सभी राज्यों में वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे से होकर गुजरती है, जो बनिहाल को कांजी कुंड से जोड़ती है। ये आपको याद रखना, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इसी के द्वारा जवाहर सुरंग भी होकर गुजरती है, आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी किस खेल से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे बैडमिंटन से। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी भारत की प्रसिद्ध पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी हैं। उन्होंने बैडमिंटन में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो यह थे सुकुमार सेन जी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, सुकुमार सेन एक भारतीय सिविल सेवक थे जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उन्होंने 1950 से 1958 तक इस पद पर कार्य किया और भारत के पहले 2 आम चुनावों 1951
1952 और 1957 का सफलतापूर्वक संचालन किया, ये आपको याद रखना है। तो पहले जो चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, इबादत खाना किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो यह बनवाया गया था अकबर के द्वारा। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में करवाया था। शुरुआत में यह केवल सुन्नी मुसलमानों के लिए धार्मिक चर्चा का स्थान था, लेकिन बाद में अकबर ने इसे सभी धर्मों के विद्वानों के लिए खोल दिया था। ये आपको याद रखना है। कब खोला गया था? तो 1875 में। और किनके द्वारा? तो अकबर के द्वारा इबादत खाना बनवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पायरिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है मसूड़े को। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, पायरिया मसूड़ों का एक गंभीर संक्रमण है जो दांतों को सहारा देने वाले कोमल ऊतकों और हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। इसके लक्षणों में मसूड़ों में सूजन, खून आना और सांसों की दुर्गंध शामिल है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो वह भारतीय राज्य है गुजरात। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, गुजरात राज्य की तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर है, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबी है। इसका कारण कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के कारण इसका अत्यधिक कटा फटा होना है। ये आपको याद रखना है। 1600 किलोमीटर है गुजरात का तटरेखा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के द्वारा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है। कौन सी समिति? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। यह अवधारणा पूर्व सोवियत संघ यानी अब रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें संविधान के भाग 4 का ए और अनुच्छेद 51 का ए में रखा गया है। ये आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। हमारा अगला प्रश्न है, रिंग्स ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? तो यह संबंधित है प्रशांत महासागर में। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर एक क्षेत्र है जहां दुनिया के अधिकांश ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। यह टेक्टोनिक प्लेटों की गति और टकराव के कारण अत्यधिक सक्रिय है। ये आपको याद रखना है। तो रिंग्स ऑफ फायर कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे भानु औथैया जी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, भानु औथैया एक भारतीय कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। उन्होंने 1982 की फिल्म गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का अकादमी पुरस्कार ऑस्कर जीता, जिससे वह यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो यह होता है 310 के। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस पैमाने पर लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में बदलने पर के लिए हम सेल्सियस में 273.15 जोड़ते हैं, इसलिए 37 + 273.15 यानी 310.15 केल्विन, जिसे लगभग 310 के माना जाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, यानी सेंटीग्रेड को जब भी हम केल्विन पैमाने में जोड़ेंगे, बदलने के लिए हमको 273.15 जोड़ना पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, द ग्रेट इंडियन नोबेल पुरस्कार के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं शशि थरूर जी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, द ग्रेट इंडियन नोबेल 1989 में प्रकाशित शशि थरूर का एक व्यापज्ञात्मक उपन्यास है। यह उपन्यास महाभारत की कहानी को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में फिर से बताता है। तो दोस्तों, शशि थरूर द्वारा क्या लिखा गया? द ग्रेट इंडियन नोबेल। हमारा अगला प्रश्न है,
बगलीहार बांध भारत की किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है चिनाब नदी पर। यहाँ पर व्याख्या में आप देखेंगे बगलीहार बांध, जिसे बगलीहार जलद्वीपीय परियोजना भी कहा जाता है, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो इसका जो स्थापना हुआ था छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे व्याख्या में, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई। यह अवधि छठी पंचवर्षीय योजना यानी 1980 से 85 के अंतर्गत आती है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर जो है भारत में असम में स्थित है। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है और शक्ति तांत्रिक पूजा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये भी आपको याद रखना है। यानी 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर है, जो कि असम में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो यह पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसपे के द्वारा। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे, जेम्स प्रिंसपे ईस्ट इंडिया को कंपनी के एक आधिकारिक विद्वान थे, जिन्होंने 1837 में पहली बार अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ा था। ये आपको याद रखना है। ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक किन्होंने पढ़ा था अशोक के शिलालेख को? तो जेम्स प्रिंसपे ने। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक पेगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो वह मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे, ओडिशा में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह प्रथम ने करवाया था। ये आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था 13वीं शताब्दी में। यूरोपीय नाविक इसे अपनी यात्रा में एक मील के पत्थर के रूप में उपयोग करते हैं और इसके गहरे रंग के कारण इसे यह नाम दिया गया था। यूरोपीय क्या कहते हैं? तो एक मील पत्थर भी इन्हें कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। यानी लोकसभा में 25 वर्ष आयु के लोग ही शामिल हो सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए यह 30 वर्ष और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए यह 35 वर्ष है। ये आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो वह गैस है क्यूसिन। यहाँ पे क्यूसिन यानी जिनोन, यहाँ इंग्लिश में जिनोन, ये आपको याद रखना है। जिनोन का जो संकेत है एक्सी है। यह एक अक्रिय गैस है। ये भी आपको याद रखना है। यह शब्द ग्रीक शब्द जिनोन से आया है, जिसका अर्थ है अजनबी। यह विदेशी होता है, इसी कारण इसे स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। जिनोन का संकेत एक्सी होता है और यह अक्रिय गैस है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी स्टेडियम जो एक प्रसिद्ध हॉकी स्टेडियम है, कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे, शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है, एक प्रसिद्ध हॉकी स्टेडियम है। यह कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुका है। ये भी आपको याद रखना है। तो शिवाजी स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया था। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, चंदेरी का युद्ध 1528 में मुगल सम्राट बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और उसने चंदेरी के किले पर कब्जा कर लिया, जिससे भारत में मुगल शासक और मजबूत हो गया। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस वीडियो का 50 क्वेश्चन पूरा हो गया, जो व्याख्या सहित था। और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों जितना हो सके
अगर इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।